नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उत्तराखंड बजट। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का बजट आ चुका है और आपने देखा होगा कि अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें जैसे पटवारी हो गया, चाहे कनिष्ठ सहायक वगैरह हो गया, तो इनमें क्या हो रहा है कि जो आयोग है वो आर्थिक सर्वे यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है और जो बजट है वहाँ से क्वेश्चन उठा के दे रहा है। तो अभी दोस्तों उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, उसका डाटा अवेलेबल नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो डाटा अवेलेबल होगा तो उसकी भी एक वीडियो आपको दे दी जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे उत्तराखंड बजट को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये जो बजट है 2023-24 का, तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ सारे के सारे। तो इससे पहले हम 2-4 पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं स्टैटिक जीके के लिए। तो राज्य का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था? तो वो किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो ये उस टाइम पे वित्त मंत्री थे। दूसरा पॉइंट आता है उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला जेंडर बजट कब पेश किया है? तो ये किया है 2007 और 8 में। तो बजट के साथ एक जेंडर बजट भी पेश होता है। पॉइंट नंबर 3 है, उत्तराखंड ने क्या किया है कि जीईपी, ये है जो है जीईपी यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल पर्यावरण उत्पाद भी कहते हैं, तो ये शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना। अगला पॉइंट है कि जो उत्तराखंड का जो 23-24 का जो बजट है ये प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसको पेश किया है और ये 15 मार्च को गैरसैंण में पेश किया गया है। ठीक है, तो अभी जो परसों 15 मार्च थी, 15 मार्च 2023 को, तो गैरसैंण भराड़ीसैंण में जो कि हमारा दूसरा विधानसभा भवन है, जहाँ पे हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो वहाँ पे ये बजट पेश किया गया है। तो 2023-24 में जो बजट है वो रहा है आपका 77,407 करोड़ रुपए। तो आपको ये पॉइंट वाइंट जो है इसको याद नहीं रखना है, बस लगभग ये ध्यान रख लो कि 77,407 करोड़। ठीक है, अगर वो भी याद नहीं करना है तो ध्यान रखो स्टार्टिंग के साथ साथ आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखो 77,000 करोड़ के आसपास है, ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि एग्जैक्टली जो फिगर होता है वो याद नहीं करना होता, बस अप्रॉक्स लेके चलते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में जो ये बजट है ये 18.05% अधिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कितने प्रतिशत अधिक है, 18.05। बड़ा बड़ा आप इसको 18% मान के चल लो। फिर अगला पॉइंट है कि बजट 2023-24 के अनुसार जो आय होती है यानी कि जो प्राप्तियां होती हैं सरकार के पास, उनका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सेम क्वेश्चन आया था पटवारी का जो पहले पेपर हुआ था जो कैंसिल हुआ है, उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उस टाइम पे वर्ष 2023-24 ना होकर के कौन सा था, शायद 21-22 था। तो जैसे कि उस वर्ष भी क्या था, केंद्र से सहायता अनुदान में सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई है हमें। ठीक है, और ये कितना है, 27.07% है। तो इसको अभी मैं आपको ढंग से डिटेल में दिखा देता हूँ। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो आय प्राप्तियाँ हैं किस बजट 2023-24 में, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। ये यहाँ पे अलग अलग सेक्टर दे रखे हैं, तो इसमें से ध्यान रखो कि केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, तो ये 27% इसमें भी लिखा है। तो ये कौन सा वाला पोर्शन है? तो ये देखो 27.07 यानी कि 27% जो ये रेड वाला है ये केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिला है, और ये क्या है, ये है मैक्स। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा। इसके अलावा जो राज्य का जो स्वयं का जो कर राजस्व है उससे 25% मिला हुआ। तो हो सकता है कि वो सबसे ऊपर वाला ना पूछे, तो वो बोल दे कि दूसरे स्थान पर जो राजस्व या हमारी जो प्राप्तियां हैं उसका स्रोत क्या है। तो ध्यान रख लेना कि दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, स्वयं का कर राजस्व आ जाएगा उत्तराखंड का। ठीक है, तो ये 25% है। अगला पॉइंट आता है कि बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक व्यय होगा। ठीक है, तो मतलब जो 2023-24 वित्त वर्ष आने वाला है उसमें सरकार ने बोला है कि हम इतने पैसे यहाँ देंगे, इतने पैसे इस वाले सेक्टर को देंगे, इतने पैसा यहाँ देंगे। तो उसमें जो सर्वाधिक जो व्यय होगा वो होगा वेतन और भत्तों के लिए। तो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है सरकार का किसमें, जो सैलरी होती है और जो इनके भत्ते वत्ते होते हैं, जो ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि बजट 23-24 के अनुसार जो व्यय है उसका क्या क्या परसेंटेज और क्या क्या रेशियो रहने वाला है। तो ये देखो कि 24.98 जो है वो है वेतन भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रख लेना, यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 25.23 है।
ठीक है, और 25.23 में क्या है, अन्य व्यय है। तो क्वेश्चन को ना थोड़ा ढंग से पढ़ना, जब ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें ये देखना कि अगर ऐसा दिया होगा कि सर्वाधिक जो व्यय होता है हमारा वो कहाँ होता है, और ऑप्शन में अगर जैसे अन्य व्यय हो गया, उसके अलावा जैसे पेंशन दे दिया इसने, ठीक है, उसके अलावा वेतन भत्ते मजदूरी दे दिया, तब अगर ऐसा होगा, अगर अन्य व्यय भी होगा ऑप्शन में तो तब आपका आंसर अन्य व्यय हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अन्य व्यय नहीं होगा ना तो तब आपका आंसर क्या, वेतन भत्ते वगैरह हो जाएगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखो कि ऑप्शन किस तरीके के होंगे, उस हिसाब से आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन सेम रहेगा कि निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में होता है, या निम्न में से किस में होगा। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर वो करना है। अन्य व्यय मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि वेतन भत्ते में मैक्सिमम होगा, तो अन्य व्यय में बहुत सारे आ जाते हैं। अब वो अन्य व्यय तो बहुत सारे जो बचे खुचे हैं उनका कलेक्शन है, एक नहीं है, लेकिन वेतन भत्ते तो पर्टिकुलर एक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख लेना। अगर ऑप्शन में अन्य व्यय होगा तब आप अन्य व्यय को आंसर मारोगे, और अगर अन्य व्यय ऑप्शन में नहीं होगा तो तब सर्वाधिक व्यय किस में हो जाएगा, ये वेतन भत्ते वाले में हो जाएगा। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रख लेना। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, बजट 2023-24 में या बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है वो कितना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम समझते हैं कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। इसको इंग्लिश में फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। तो जो राजकोषीय घाटा होता है वो क्या होता है, देखो जो टोटल व्यय है, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझाता हूँ मैं, जैसे आप हो, ठीक है, आप क्या हो, आप जॉब कर रहे हो, तो आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी आती है, ठीक है, और आपके कुछ खर्चे भी होते हैं, तो आपकी आय भी आ रही है और आपके खर्चे भी हैं। तो आपकी जो कुल खर्चे हैं, जितने भी आप खर्चे कर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप रूम का रेंट देते हो, खाने पीने के लिए व्यय करते हो, या अगर आपकी गाड़ी स्कूटी वगैरह या बाइक वगैरह है उसमें पेट्रोल वगैरह डालते हो, तो जितना भी आपका व्यय हो रहा है, जितने भी आपके खर्चे हैं, वो टोटल खर्चे, ठीक है, उन टोटल खर्चों में से अगर हम क्या करेंगे, जो कुल राजस्व है यानी कि जो कुल आय है उनको घटाएंगे। देखो घाटा कब होगा, घाटा तब होगा जब आपके खर्चे ज़्यादा होंगे और आपकी ना आय कम होगी, तभी घाटा होगा। तो इसलिए हम खर्चों में से घटा रहे हैं, क्योंकि जब खर्चे ज़्यादा होंगे तभी तो आय होगी ना। तो खर्चों में से किसको घटा रहे हैं हम, कुल आय को। लेकिन ध्यान रख लेना कौन सी छोड़ के, उधार को छोड़कर। माना क्या हुआ कि आपके जो टोटल खर्चे हैं वो तो हमने रख लिए साइड में, अब उसके बाद आपकी सैलरी आती है, ठीक है, अब आपकी सैलरी आती है तो फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी जैसे 50,000 आई, लेकिन क्या हुआ कि उस महीने आपको क्या हो गया, पैसों की, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत पड़ दी। आपने क्या कर दिया, आपने एक कार खरीद ली, तो आपको उसमें थोड़ा पैसे कम पड़े, तो आपने क्या कर दिया, अपने दोस्त से उधार ले लिया, ठीक है, अपने दोस्त से माने बाद थोड़ा बहुत उधार ले लिया। तो जब आप अपना राजकोषीय घाटा, इसको आप अपना राजकोषीय घाटा मानो, जब आप इसको देखोगे तो आपका जो टोटल व्यय है, जो टोटल खर्चा है आपका, उसमें से क्या करेंगे, आपकी इनकम को घटाएंगे, लेकिन उधार वाले को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि भाई आपने तो अपने दोस्त से उधार लिया है, कल के दिन आपको वो वापस भी तो लौटाना है ना, तो वो तो वापस लौटाना है एक दिन आपको, तो इसलिए हम उसको क्यों काउंट करें। तो ध्यान रख लेना कि इसमें वही आय इंक्लूड होगी जो उधार नहीं ली गई होगी, मतलब वही पैसा आएगा जो उधारी से नहीं लिया गया होगा। तो ये था राजकोषीय घाटा। तो आई होप आप राजकोषीय घाटे को समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। तो बजट 2023-24 के अनुसार जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, वो है 9,046 करोड़, ठीक है। तो ये 9,046 करोड़ है। वैसे ये नंबर उतना आता नहीं है, बट बड़ा 9,000 के आसपास इसको मान लेना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, तो जो ये राजकोषीय घाटा है ना, ये किसका प्रतिशत होता है, ये हमेशा जो जीडीपी होती है उसका होता है। अगर हम केंद्र में बात करें राजकोषीय घाटे की, तो केंद्र में जो केंद्र सरकार की जो या भारत की जो जीडीपी है उसका कुछ परसेंटेज होगा। लेकिन अगर हम राज्य में बात करें तो राज्य की भी अपनी जीडीपी होती है, ठीक है, राज्य की जो जीडीपी होती है उसका ये कुछ प्रतिशत होता है, और उसका ये कितना प्रतिशत है 2023-24 के बजट के अनुसार, वो है 2.72। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पे नोट कर देना। 2.72% क्या है हमारा राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डिफिसिट है, ठीक है, किसका, जीडीपी का 2.72%। अब आते हैं कुछ अन्य बिंदुओं पर। तो जो बजट 2023-24 है उसमें क्या बोला गया है कि आगामी 3 वर्ष में, जो आने वाले हमारे 3 वर्ष हैं, उसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा 6 अरोमा वैली बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये बोला गया है कितनी अरोमा वैली बनाई जाएंगी, 6 अरोमा वैली, और ये अलग अलग जिलों में बनाई जाएंगी।
तो ये नीचे जिले लिखे हैं और कहाँ पे कौन सी अरोमा वैली मिलेगी इसको हम थोड़ा देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो हरिद्वार है, हरिद्वार में क्या बनेगा, हरिद्वार में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली बनेगी। उसके बाद आता है पौड़ी, पौड़ी में क्या बनेगी, पौड़ी में लेमन ग्रास वैली बनेगी। तो ध्यान रख लेना लेमन ग्रास वैली दो जगह है, कहाँ पे, एक तो हरिद्वार में है और एक पौड़ी में है। दूसरा है उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर में मिंट वैली है। तो मिंट वैली भी दो जगह हो गई, एक हरिद्वार में एक उधम सिंह नगर। देखो रटना नहीं है, बहुत सिंपल है याद करना, ठीक है। एक क्या बोला मैंने, लेमन ग्रास हो गया, तो ये मान के चलो कि हरिद्वार के जो लोग होते हैं ना, वो एक लेमन ग्रास आता नहीं है जिसको चाय में डालते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेमन ग्रास खाते हैं, ठीक है, मतलब तो वो बहुत ज़्यादा लेमन ग्रास का यूज़ करते हैं। और मिंट जो होता है, ठीक है, अब उसको पुदीना बोलो, तो जो पुदीना वगैरह होता है उसका भी यूज़ करते हैं। तो हरिद्वार वाले क्या यूज़ करते हैं, मिंट को और लेमन ग्रास को, ठीक है, तो दोनों चीज़ों को करते हैं। अब जो ये यूज़ करते हैं तो इनको यहाँ खुद नहीं होता, ये मंगाते हैं। कहाँ से मंगाते हैं, ये लेमन ग्रास मंगाते हैं पौड़ी से और मिंट मंगाते हैं ये उधम सिंह नगर से। तो भाई अब पौड़ी से लेमन ग्रास मंगाएंगे तो पौड़ी में तो लेमन ग्रास होगा ही, अब उधम सिंह नगर से मिंट मंगाएंगे तो वहाँ भी तो मिंट होगा ही। तो ध्यान क्या रख लेना है, बस हो गया। हरिद्वार वाले क्या खाते हैं, लेमन ग्रास बहुत यूज़ करते हैं और मिंट बहुत यूज़ करते हैं। और वो कहाँ से मंगाते हैं, लेमन ग्रास पौड़ी से मंगाते हैं और मिंट को कहाँ से मंगाते हैं, मिंट को मंगाते हैं वो उधम सिंह नगर से। तो बस हरिद्वार में कौन कौन सी वैली है ये याद हो गया, पौड़ी में कौन सी वैली है ये भी याद हो गया, और उधम सिंह नगर में भी। अब आते हैं नैनीताल और चंपावत में। तो जो नैनीताल और चंपावत में है उसमें क्या है, सिनामन वैली है, ठीक है, सिनामन वैली, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। कौन सी वैली है ये, सिनामन वैली। उसके अलावा जो अल्मोड़ा और चमोली है, तो अल्मोड़ा और चमोली में कौन सी वैली विकसित की जाएगी, तो यह है डेमस्क गुलाब वैली, ठीक है। तो कौन सी वैली, डेमस्क गुलाब वैली। इसको आप ऐसे याद कर लो कि अल्मोड़ा का एक लड़का था और चमोली की एक लड़की थी। तो अल्मोड़ा के लड़के ने चमोली की लड़की को क्या किया, डेमस्क गुलाब दिया या फिर गुलाब दिया, बस इतना ही ध्यान कर लो कि गुलाब दिया। तो गुलाब वैली, जब देखो इसको कैसे याद करना है, अल्मोड़ा का लड़का था तो अल्मोड़ा के लड़के ने क्या किया, गुलाब दिया। तो गुलाब जब दिया तो गुलाबों की घाटी रही होगी ना, गुलाब रहे होंगे अल्मोड़ा में पहले से, तभी तो उसने दिया होगा, जब होंगे ही नहीं तो कहाँ से देगा। तो यानी कि अल्मोड़ा में गुलाबों की वैली विकसित की जाएगी, ठीक है, वैली होगी। तो वैली है तो इसलिए उसने वहाँ दिया चमोली वाली लड़की को। अब उसने चमोली वाली लड़की को दिया तो उसने वो जो गुलाब की जो वो गुलाब दिया था, मतलब एक गुलाब नहीं दिया, गुलाब का पूरा पौधा ही मान सकते हो जिसमें बहुत सारे गुलाब लगे थे। उसने क्या किया, उसकी कलम काट के चमोली में लगा दी, तो चमोली में भी गुलाब वैली बन गई, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना, गुलाब वैली से ध्यान रख लेना, अल्मोड़ा ने किसको, चमोली को। तो एक अल्मोड़ा हो गया, एक चमोली हो गई, तो यहाँ पे भी गुलाब वैली हो गई। अब बचा क्या, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में क्या है, पिथौरागढ़ में है तिमूर वैली। याद करना बहुत सिंपल है, कैसे याद करोगे, देखो पिथौरागढ़ में ई की मात्रा है ना, पी, पौ के साथ छोटी ई की मात्रा है, तो पिथौरागढ़ में छोटी ई की मात्रा है और तिमूर में भी छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा वाला छोटी ई की मात्रा वाले के साथ आएगा। दोस्तों ध्यान रखना कि आपको जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपके दिमाग में जब आप पेपर में अगर क्वेश्चन आ गए ना तो ये चीज़ें एकदम से आपको याद आएंगी, इनको रटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ना 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उनमें से एक ऑप्शन छांटना है। अगर आपको नैनीताल वाला याद नहीं भी आ रहा है तो छोड़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, नैनीताल और चंपावत को छोड़ दो। हरिद्वार याद हो गया, पौड़ी याद हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, अल्मोड़ा चमोली हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। अब कौन सा बचा, अब 2 ही तो बचे, नैनीताल और चंपावत। जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से इसको आराम से सुनना, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। आपको पता होगा कि बजट 2023-24 मतलब जो केंद्र सरकार का बजट था, तो केंद्र सरकार के बजट में एक कॉन्सेप्ट निकाला था उन्होंने, वो निकाला था सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट। तो अभी जो पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का, उसमें आया भी था कि निम्नलिखित में से सप्तऋषियों में कौन सा नहीं है, ठीक है। तो केंद्र सरकार की सप्तऋषि की तर्ज पर क्या हुआ, उत्तराखंड राज्य में क्या हुआ, उत्तराखंड राज्य में सप्त किरण पर फोकस किया गया। किस पे फोकस किया गया, सप्त किरण पर। और बोला गया कि ये जो सप्त किरण है ना, ये इंद्रधनुष के 7 किरणों के समान है, ठीक है। तो सप्त किरण ध्यान रख लेना उत्तराखंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बने जैसे सप्त किरण से जैसे सप्तऋषि से बना था। देखते हैं कि सप्त किरण में क्या क्या है। तो देखो सप्त किरण में निम्न 7 बिंदु है। पहला क्या है, पहला है मानव पूंजी में निवेश, हो गया, मानव पूंजी में निवेश। दूसरा क्या है, क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी विकास, ठीक है। कई जगह मैंने देखा है ना कि सिर्फ क्षमता संवर्धन लिखा है, समावेशी विकास नहीं लिखा है। अगर ऑप्शन में उसने क्षमता संवर्धन ना दे करके समावेशी विकास दे दिया तब क्या करोगे। तो ध्यान रख लेना, ये दोनों पॉइंट ध्यान रख लेना,
मतलब दो अलग अलग है लेकिन एक ही में है ये, ठीक है। क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी विकास, मेन जो फोकस है वो समावेशी विकास पे किया गया है। और किसके द्वारा? क्षमता संवर्धन के द्वारा। तो मेन ये ध्यान रख लेना कि मानव पूंजी में निवेश, समावेशी विकास, जो कि क्षमता संवर्धन के द्वारा किया मतलब जाएगा। तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य की हालत आपको पता होगा, ठीक है, कितनी बुरी हालत है हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य की। देहरादून और हल्द्वानी को छोड़कर, मतलब जो ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर मैदानी जिलों को छोड़कर और देहरादून और हल्द्वानी को छोड़कर देखा जाए तो जो पहाड़ों में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं या स्वास्थ्य की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी कंडीशन है। तो इस चीज़ में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता, आसानी से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसके लिए इस पॉइंट को भी इंक्लूड किया गया है। अगला आता है पूंजीगत व्यय में वृद्धि। तो जो यहाँ के लोग हैं, जो उनका पूंजीगत जो व्यय होता हो, जो खर्चा वर्चा वो करते हैं, उसमें कैसे वृद्धि हो। वृद्धि कब होगी? जब इनकम ज़्यादा होगी। तो ये है पूंजीगत व्यय में वृद्धि। अगला जो पॉइंट है सप्तकिरण में वो है निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता। इसको आप बोल सकते हो कि सीमलेस कनेक्टिविटी। मतलब आप अगर गाड़ी से जा रहे हो तो कोई दिक्कत ना हो आपको, आप आराम से कोई, मतलब जैसे होता है ना कि पहाड़ टूट जाता है, लैंडस्लाइड आ जाती है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ये दिक्कतें आती है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो तो इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। किस पे? सीमलेस कनेक्टिविटी या फिर निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता। अगला जो पॉइंट है सप्तकिरण में वो है प्रौद्योगिकी आधारित विकास, ठीक है। तो जो हम उत्तराखंड में विकास करेंगे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, ठीक है। उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे जिससे कि जो उसका आउटपुट है, जो उसका परिणाम है, वो हमें अधिक से अधिक मिल सके। तो ध्यान रख लेना, प्रौद्योगिकी आधारित विकास। इसके बाद जो अंतिम सूर्य किरण का जो अंतिम किरण है या अंतिम जो पॉइंट है वो है इकोलॉजी एवं इकोनॉमी का संतुलन, ठीक है। तो जो हमारी इकोलॉजी है और जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, उन दोनों का मतलब हमारी पारिस्थितिकी और हमारी अर्थव्यवस्था का आपस में संतुलन करके हमको विकास करना है, ठीक है। तो इकोलॉजी एवं इकोनॉमी का संतुलन ये हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट ये है कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि इस साल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है। इस साल भारत को एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली है, जो कि है 18वां G20 सम्मेलन को आयोजित करने की। तो भारत इस साल यानी कि 2022 से 2023 में 2000 मतलब दिसंबर से स्टार्ट हो चुका था भारत की अध्यक्षता। तो दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक भारत क्या रहने वाला है? G20 का अध्यक्ष रहने वाला है। तो G20 की मतलब यहाँ पे क्या होगी? बैठक होगी, जो वार्षिक उसका सम्मेलन होता है वो भारत में होगा। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से बाकी राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी G20 के सम्मेलन आयोजित होने हैं। तो G20 की उत्तराखंड में 3 बैठकें होंगी, ठीक है। पहली जो बैठक होगी वो आपके नैनीताल में होगी, मार्च मतलब जो ये मार्च मेरे ख्याल से 20 और 30 मार्च के बीच होगी। तो पहली बैठक नैनीताल में होगी और बाकी जो 2 बैठकें हैं वो ऋषिकेश में होगी। उनमें से एक मई में होगी, जो 2023 का जो मई है, और एक जून में होगी। तो ये 3 बैठकें G20 की यहाँ पे है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में G20 की कितने बैठकें आयोजित होंगी। अच्छा, तो बजट में ये बोला गया है, अब ये बैठकें होंगी तो व्यवस्था वगैरह तो करनी होगी ना भाई, पैसा तो चाहिए, बाहर से लोग आएंगे, उनके लिए रहने खाने का बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उन सब के लिए बजट में क्या किया गया है, राज्य में जो G20 सम्मेलन होंगे उनके लिए जो आवंटन किया गया है वो है 100 करोड़ का। तो 100 करोड़ रुपए क्या जाएंगे? इस G20 सम्मेलनों के लिए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 100 करोड़ ध्यान रख लेना। अगला जो पॉइंट है वो है बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक बजट किस विभाग के लिए आवंटित किया गया है। तो अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग पैसा जाता है, अलग अलग पोर्शन जाता है बजट का। तो इसमें जो इस बार सबसे ज़्यादा पैसा गया है या सबसे ज़्यादा जो बजट गया है वो गया है शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए, और ये कितना है? 10,500 करोड़ के आसपास लगभग। ध्यान। इसके बाद अगला पॉइंट है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। तो उत्तराखंड में चक्राता का मेहरावना गांव है चक्राता में, तो यहाँ पे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का सत्र शुरू किया जा रहा है 2023-24 से। तो अगला पॉइंट है जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू दशाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो आवंटन किया गया है पैसों का वो है 1000 करोड़, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जोशीमठ वाला अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा है मैटर, तो हो सकता है उससे रिलेटेड आ जाएगा। तो ध्यान कितना रखना है कि 1000 करोड़ रुपए बोला गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जोशीमठ को और उसके आसपास या जो भी इलाके हैं जहाँ पे भूदसाव वगैरह हो रहा है वहाँ के लिए दिए जाएंगे।
इसके अलावा जो ये बजट का सत्र चला था, ठीक है, इसमें एक विधेयक पास किया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण। तो पहले क्या होता था कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को भी क्षैतिज आरक्षण दिया जाता था, लेकिन उसके बाद वो बीच में हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। लेकिन अब दोबारा से क्या किया गया, क्योंकि वो जो था ना, वो भी जो महिला आरक्षण है ना, उसी की तरह एक गवर्नमेंट ऑर्डर था, ठीक है, शासनादेश था। तो कोर्ट ने बोला कि भाई शासनादेश वगैरह कुछ नहीं होता, उसको चैलेंज कर सकता है कोई भी। तो अब जैसे उन्होंने क्या किया कि महिला आरक्षण, महिला जो क्षैतिज आरक्षण है 30% का, उसके लिए वो विधेयक लाए, उसके बाद उसको कानून बनाया। तो ठीक अब इसको भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये विधेयक लाया गया है विधानसभा सत्र में, जो बजट वाला सत्र है, तो इसमें ये पास हो गया है। अब इसको राज्यपाल की संस्तुति के लिए भेजा जाएगा। तो ये 10% है। और ध्यान रख लेना कि जो ये आरक्षण होगा ना, ये क्षैतिज आरक्षण होगा, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण नहीं होगा। तो 2 प्रकार के आरक्षण होते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। इस पर डिटेल में कभी फिर बात करेंगे कि क्या क्या होता है। तो फिलहाल ये पॉइंट थे। जो बजट में जो पैसे आवंटित किए गए हैं, तो वो ये अलग अलग योजनाएं हैं, ठीक है, इनको दिया गया है। जैसे नंदा गौरव योजना को 282.50 करोड़, ठीक है। तो ये कुछ है। इसमें से आप थोड़ा ये ध्यान रख लेना कि पीएम श्री योजना ध्यान रख लेना, एक ये हो गई। और इसके अलावा एक मिलेट मिशन भी ध्यान रख लेना, क्योंकि ये मिलेट इस साल ना 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और मिलेट को हमारा जो केंद्र सरकार है उसने श्री अन्न के रूप में भी इसको मतलब नाम दिया है। तो मिलेट काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है, तो ध्यान रख लेना। तो ये मिलेट वाला ध्यान रख लेना कि 15 करोड़ का प्रावधान किया है। बाकी आप आपको ये देखना होगा तो एक बार देख लेना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो बजट 2023-24 में जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इसके अलावा बजट को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। वैसे बजट से क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं जितने आर्थिक सर्वे से आते हैं, लेकिन जो आर्थिक सर्वे है उसका अभी डाटा अवेलेबल हुआ नहीं है, डाटा उपलब्ध है नहीं। तो जैसे ही वो होगा मैं वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।